अभी ये भी कैंसिल ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबका? वालेकुम सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक। मैम आपने मुझे एक होम जी टास्क दिया था, वो मैंने हाँ प्रिपेयर जी किया है। ठीक है बेटा, इस मैम लेक्चर के एंड पे हम वो सारा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, ताकि ठीक है, लेक्चर के ओके। एंड पे हमारे पास टाइम भी होता है और उसके एंड जी पे फिर मैम, हम विल हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके मैम। वेरी गुड, आपने प्रिपेयर की एक चीज सो दैट एज अ होल मेरी सबकी नॉलेज इंक्रीज होगी इस बारे में। ओके, वील स्टार्ट बाय asking questions from the previous lecture, but before that I'll take the attendance. So just give me 1 minute. ओके मैम। मैम लास्ट टाइम कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया था तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने इवन के हैंड रेज भी किया था तो मेरी आवाज नहीं जा रही थी। कोई मसला नहीं बेटा, इस दफा आंसर कर दो। पिछला लेक्चर पढ़ा आपने? जी मैम, पढ़ा है मैंने। ठीक है, एक सेकंड में बस ये स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं अभी। बेसिकली इशू ये है that they are in the waiting room. I've added them but they're not joining. I don't know why. So उनको भी ऐड होने दे रही हूँ, तब तक चलो मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। बेटा आप ही मुझे बताएं शर्जील, डिफॉर्मिटी क्या चीज़ होती है? मैम डिफॉर्मिटी बेसिकली हमारे पास एक परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज होता है फ्रॉम द नॉर्मल डेविएशन, मतलब उसके बाद हमारे पास प्रॉपर डिसफिगरमेंट हो जाती है। अगर हम इस डिफॉर्मिटी को एनोमली के साथ कंपेयर करें तो जो डिफॉर्मिटी होती है वो हमारे पास कंजेंटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, लेकिन जो एनोमली होती है वो कंजेंटल ही होती है। ठीक है, वेरी गुड। कोई और बच्चा मुझे बता सकता है कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, उसकी टाइप्स का नाम क्या है? मैम स्पाइना जी बाइफिडा जो है ना, बेटा बता, वो किसने हैंड इनकम्प्लीट रेज? फ्यूजन बेटा है बेटा बेटा स्पाइनल हैंड रेज करके बताना है। मिशकात आपने पहले हैंड रेज किया, बेटा आप पहले बताओ। मैम स्पाइना बिफिडा जो है वो बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें इनकम्प्लीट क्लोजिंग हो जाती है स्पाइन की और मेम्ब्रेन्स की अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, इसकी नाउ बजरका बेटा आप बताएं कि टाइप्स के सिर्फ नेम्स बताएं मुझे। मैम स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, उसके अलावा ठीक जो है, है मेनिंजियोसील है और माइलो मेनिंजियोसील है। ओके। सादी अरशद बेटा आप मुझे बताएं कि स्पाइना बाइफिडा की साइंस क्या होते हैं, कैसे पता चलता है स्पाइना बाइफिडा? मैम इसमें या तो डिप्रेशन हो सकता है उस जगह पे जहाँ पे डिफेक्ट है, हम्म, उसके अलावा मैम हेयरी पाउच हो सकता है, हेयरी पैच हो सकता है उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास डिफाइन होता है, या फिर मैम मेनिंजियोसील के अंदर आउट पोचिंग बन जाती है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, और माइलो मेनिंजियोसील के अंदर भी आउट पोचिंग होती है, उसके अंदर अच्छा खासा फ्लूइड होता है जिसकी वजह से पेशेंट को बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और मैम ब्लैडर और बाउल मूवमेंट्स जो है ना वो भी हमारी मतलब सम टाइम जो है वो इफेक्ट होता है अगर सीवियर कंडीशन हो तो। किस में, कौन सी टाइप में? ये मुझे मैम बताया कि माइलो आकिब से आप मेनिंजियोसील। बताएंगे। चलो आपने बता दिया, चलो कोई बात सॉरी नहीं। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग दैट यू नो। आकिब ज़िया बेटा आप मुझे ये बताएंगे कि अनोमलीज की दो टाइप्स कौन सी होती हैं, किस तरह कैटेगराइज किया जाता है अनोमलीज को? हाँ मैम, एक फंक्शनल होती है और एक स्ट्रक्चर होती है एनोमलीज की ना। आप एग्जांपल्स दे दें दोनों की। मैम फंक्शनल में स्ट्रक्चरल में आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस बन सकते हैं, हेमोफीलिया वगैरह, डाउन सिंड्रोम, इस तरह की चीजें। और जबकि स्ट्रक्चरल में जिस तरह पहले बताया इन्होंने, स्पाइना बाइफिडा, कंजेनिटल कुछ इस तरह का डिफेक्ट आ जाना। और कोई स्पाइना बाइफिडा के हाँ अलावा कंजेनिटल डिफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैम, उसमें एक हिप का था और बाकी जो है ना कोई हार्ट डिफेक्ट्स वगैरह आ जाना। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा हाफिजा शिफा अली से। बेटा डाउन सिंड्रोम में बच्चा जो है उसके अंदर हमें सिम्टम्स तो पता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों में हो सकती हैं? या मैम obvious है? हियरिंग लॉस। हम्म, मैम हियरिंग लॉस हो सकता है, एयर इन्फेक्शंस और आई डिसऑर्डर्स, आई डिजीजेस। ठीक है।
हार्ट डिफेक्ट्स भी ध्यान में रखें। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस वेंट्रिकुलर सेप्टल एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स का होता है डाउन सिंड्रोम में, तो हार्ट डिफेक्ट्स भी आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ओके, Okay, नाउ आई विल ma'am. टेक द अटेंडेंस। अपने हैंड डाउन कर दे बेटा सब, जिसने भी रेस किया है। आकिब जी, आप बेटा हैंड डाउन कर दो। ओके, सो बेटा आज का हमारा लेक्चर है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इसके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज जरूर होगा, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने थोड़ी बहुत रिलेटेड टू डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन मैंने बात की भी थी और कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको ऑलरेडी बताई भी थी। तो टॉर्टिकोलिस के बारे में पढ़ेंगे, स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है पहले से आपको। इन्हीं चीजों को आज हमने डिटेल में देखना है, और फ्लैट बैक सिंड्रोम के बारे में आज हम देखेंगे। सो ऑल द डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन विल बी कवर्ड टुडे। Now, what is torticollis? Torticollis basically a bending, abnormal bending of the neck को कहा जाता है. So definition is torticollis is a symptom related to turning or bending of the neck. Many different causes are possible. In newborns, torticollis usually results from injury during labor and delivery or infant's position in the womb. Basically जो infants जो के newborns होते हैं उनके अंदर torticollis usually ऐसे वजह से होता है जिनमें mothers में difficult deliveries होती हैं। डिफिकल्ट डिलीवरीज ऐसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है और बेबी की डिलीवरी नहीं हो पा रही होती, जिसमें मैनुअल मेथड्स के थ्रू बेबी की डिलीवरी की जाती है। तो इस दौरान जब हेड पे पुल किया जाता है तो हेड पे ट्रैक्शन की वजह से नेक के मसल्स में टीयरिंग और ट्रॉमा की वजह से उस साइड जिस नेक मसल में इंजरी हुई है उस साइड पे टॉर्टिकोलिस होने के चांसेस होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी कॉज होती है डिफिकल्ट डिलीवरीज, जिसमें बच्चा जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से ये चीज होती है। लेस ऑफन इट इज कॉल्ड बाय बर्थ डिफेक्ट, मतलब प्रीनेटल पीरियड में और गैनोजेनेसिस के दौरान बच्चे की नेक मसल्स इस तरह के बन जाते हैं या सर्वाइकल स्पाइन का इशू ऐसा आ जाता है कि टॉर्टिकोलिस के साथ बच्चा पैदा होता है, उसमें डिफिकल्ट डिलीवरीज की वजह से वो नहीं होता। यस बेटा, क्वेश्चन शर्जील नहीं। यस मैम, आपसे पूछना था मैम, ये जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर डिजीज लेबर डिलीवरीज होती हैं मैम, इसमें बेसिकली जो बेबी होता है, फीटस होता है, इसकी पोजीशन में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल पोजीशन नहीं बेसिकली होती? सबसे सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें एक तो पोजीशन, जैसे डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जिनमें ना हेड बेसिकली होता ये है कि जो होता है यहाँ पे यूट्रस। अब बेसिकली जब जो हेड होता है उसने आना होता है आपके बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर आके, जब ये इम्पैक्ट हो जाता है ना, इसका मतलब है लेबर शुरू हो गई है। जैसे ही जो हेड है वो सर्विक्स के ऊपर आके लग जाता है, यहाँ से मतलब कि लेबर स्टार्ट हो गया। अब इशू ये होता है कि कई दफा जो बच्चे का जो सर होता है वो नॉर्मली एंट्रोपोस्टीरियर पोजीशन में होना चाहिए, तो वो एंट्रोपोस्टीरियर पोर्शन में नहीं होता, वो हो जाता है लैटरल पोजीशन में, जिसकी वजह से नॉर्मली डिलीवरी नहीं हो पाती। जो ठीक हमने है मैम। जब गायनोकोलॉजी पढ़ी थी तो जो फीमेल की पेल्विस होती है ना, वो यहाँ पे उसका ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होता है और एंड के ऊपर एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज्यादा होता है। तो बेबी की जो पोजीशन है वो एंड पे चेंज होती रहती है, मतलब कि इनिशियली सर इस तरह होता है कि वो ट्रांसवर्स डायमीटर जो बच्चे का जहाँ पे ज्यादा होगा उसमें जी जी। आए, फिर यहाँ पे जब वो डिलीवरी होती है तो बच्चे की पोजीशन सर की चेंज होते होते इस तरह होती है, इंटरनल रोटेशन उसको कहते हैं, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग होती है। तो इस ठीक है बहुत मैम। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उस दौरान कोई भी डिफिकल्टी आ जाए जिसकी वजह से बच्चे का हेड अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बर्थ कैनाल में, तो ये डिफिकल्ट लेबर इसको कहते हैं, डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो इसमें होता ये है कि इन ओल्डर चिल्ड्रन टॉर्टिकोलिस में रिजल्ट फ्रॉम इंजरीज टू द नेक मसल्स, कॉमन इन्फेक्शन, अदर कॉजेज। अगर बड़े बच्चों में हो रहा है तो उसमें कोई ट्रॉमा हो जाए नेक मसल्स में, इन्फेक्शन हो जाए या कोई और कॉज। दिखता कैसा है, इसमें एबनॉर्मल ट्विस्टिंग होती है नेक में। यूजुअली चाइल्ड्स हेड इज टिप टुवर्ड्स वन साइड एंड द चिन इज पॉइंटिंग इन द अदर डायरेक्शन। तो अगर सर की बेंडिंग एक साइड पे है तो चिन आपकी ऑपोजिट साइड पे चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप खुद अपने सर को राइट साइड पे बेंड करो तो आपकी चिन
लेफ्ट साइड की तरफ चली जाती है। पेनफुल स्पैज्म्स ऑफ द नेक होते हैं। अदर सिम्टम्स में बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉज। फॉर एग्जांपल अगर लिम्फ नोड की इन्फेक्शन है या किसी और स्ट्रक्चर की इन्फेक्शन है नेक में, तो उसके भी सिम्टम्स और साइंस होंगे। फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ टेंडर लिम्फ नोड इफ द कॉज इज इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड की इन्फेक्शन भी साथ होगी अगर कॉज इन्फेक्शन है। जैसे बेबी आपको दिखाया गया है, तो इस बच्चे के अंदर टॉर्टिकोलिस है राइट साइडेड। जिस तरफ सर बेंड होगा वही साइड होगी टॉर्टिकोलिस की, ठीक है। तो राइट ईयर टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द शोल्डर द अफेक्टेड साइज, और नोज और फेस टिल्ट होंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। और बेसिकली इंजरी, बेसिक मसल जो इंजर हो रहा होता है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का मसल है, जिसकी एक एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है। मास्टोइड प्रोसेस ऑफ द हेड से स्टर्नोक्लीडो के ऊपर लग रहा होता है, स्टर्नम के ऊपर, और क्लीडो से मुराद द मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल। तो ये मसल होता है, तो इसकी इंजरी की वजह से यूजुअली टॉर्टिकोलिस होता है। इसको दूसरे टॉर्टिकोलिस का नाम होता है राय नेक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इट्स अ राइट साइडेड टॉर्टिकोलिस। जिस साइड की तरफ बेंड है हेड उस साइड की टॉर्टिकोलिस है। टॉर्टिकोलिस में भी इनहेरिट हो सकता है, मतलब एज अ कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है, एक्वायर हो सकता है, लाइक in obstructed deliveries or in older children because of infections, traumas and so on. तो होता ये है इसके अंदर कि जो एक्वायर्ड कॉजेज है उसमें जो डैमेज हो सकता है वो ऑब्वियसली, हमने एक बात तो की मसल्स की, लेकिन मसल्स को आपको पता है नर्व्स भी सप्लाई करती हैं। तो नर्वस सिस्टम और स्पाइन का भी अगर प्रॉब्लम हो जाए वो भी मसल्स को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, तो इस वजह से भी एक्वायर्ड कॉज हो सकती है टॉर्टिकोलिस की। और अगर कॉज अननोन है, विदाउट अ कॉज है, तो दैट इज नोन एज इडियोपैथिक। यू नो व्हाट इडियोपैथिक मींस? इसमें इटियोलॉजी आपको नहीं पता होती है किसी चीज की। न्यूबॉर्न्स में टॉर्टिकोलिस मोस्ट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम causes related to the muscles in the neck and shoulder area, और वो किस वजह से उनकी इंजरी होती है? ड्यू टू अ डिफिकल्ट डिलीवरी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ओल्डर चिल्ड्रन में कॉजेज हो सकती है इंजरी टू नेक मसल्स, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से, या sleeping in an awkward position. Much less often the vertebrae in the neck may be dislocated or fractured because of trauma. अगर vertebral injuries हुई हैं उस वजह से भी torticollis होगा, because एक तो इंजरी की वजह से vertebrae भी bend कर सकती है, और vertebrae से जो spinal nerves आपके neck को supply करते हैं वो भी directly affect होते हैं इस वजह से। Next is the infections and inflammations as I've told you. तो अगर neck के जो organs हैं जिनमें आपके lymph nodes आते हैं and other organs of the neck like thyroid gland and so on, अगर उनमें भी extreme injury या extreme inflammation हो जाए, sorry, और वो spread करना शुरू हो जाए आपके lymph nodes में and so on, तो infection inflammation की वजह से भी normal neck motion affect होगी और एक side का torticollis होने का खतरा है। Less commonly, torticollis may be caused by deeper infections such as abscess. So abscess, you know what means? It's a collection of pus within the deeper tissues of the body. तो उस वजह से भी आपकी हो सकती है torticollis. Symptoms क्या हो सकता है torticollis के? There will be a limited range of the motion of the head. आपको पता है कि head में कितनी mobility होती है, sideways, nodding movement and complete circular movements आप अपनी neck पे कर सकते हो, लेकिन in the case of torticollis ये जो range of motion है ये limit हो जाएगी। Headache होगा, head tremor मतलब uncontrollable jerks of the head, neck pain, shoulder that is higher on the one side, for example जिस side की तरफ आपका head bend है तो opposite side का shoulder ऊपर की तरफ उठा होता है। स्टिफनेस होती है नेक मसल्स की, स्वेलिंग ऑफ द नेक मसल्स अगर बर्थ की वजह से है, डिफिकल्ट बर्थ या डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से है, सो ऑब्वियसली ट्रैक्शन की वजह से नेक मसल्स पे स्वेलिंग भी होगी। Baby's head may be flattened as a result of remaining in one position. This is called plagiocephaly. Basically, plagiocephaly और torticollis इकट्ठे अकर कर रहे होते हैं। torticollis की वजह से plagiocephaly नहीं होता, या plagiocephaly की वजह से torticollis नहीं होता। They both occur in cases in which there is difficult delivery, torticollis because of traction on the head of the baby to pull it out from the birth canal, and plagiocephaly इसलिए होती है कि बेबी जब बहुत देर तक बर्थ कैनाल में obstructed रहता है, तो आपको पता है कि उसकी cranial bones soft होती हैं, तो उसके head जो कि round होता है वो flattened हो जाता है one end से। So plagiocephaly उन बच्चों में होती है जो कि obstructed deliveries में पैदा होते हैं, तो ये दोनों at a time ये चीजें exist करती हैं, ठीक है। डायग्नोसिस आप कैसे करते हो टॉर्टिकोलिस का? हिस्ट्री के ऊपर यू कैन आस्क द मदर
जिसके बेबी के अंदर ये चीज है, तो यू कैन आस्क हर हाउ लॉन्ग द लेबर वाज इट डिफिकल्ट, क्या कोई एडजंक्ट यूज किए गए, कोई वैक्यूम पंप यूज किया गया, कोई फोर्सेप्स यूज किए गए बच्चे को निकालने के लिए, या कोई मैनुअल मेथड यूज किया गया। तो सारा का सारा आपको हिस्ट्री में पता चल जाता है कि जो आपकी डिलीवरी है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। फिजिकल एग्जाम पे यू कैन सी द नेक एंड द हेड इटसेल्फ। ये जो बच्चे आ रहे हैं ना इस वक्त वेटिंग रूम में, इनकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होती है। मैंने ऑलरेडी टाइम दिया होता है, बेटा क्लास में आ जाया करो टाइम के ऊपर। 40 मिनट आपको मिलते हैं, आधा घंटा पहले जूम का लिंक शेयर हो जाता है, 10 मिनट तक मैं वैसे भी वेट करती हूँ, ठीक है। MRI करवा सकते हो, रेडियोग्राफ्स एंड आई एग्जाम। अब आई एग्जाम का क्या तुक है इसके अंदर, ये थोड़ी सी इसके अंदर ना चीज है जो कि थोड़ी सी आपके लेवल से थोड़ा हाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि आपके आई के मसल्स होते हैं सर्टेन, जो आपकी आई के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें आपका लैटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, तो मसल्स पता है आई के जो मैंने भी बताए आपको। डू यू नो द नेम्स ऑफ दिस मसल्स और नॉट? Yes, पहले से ma'am. पता थे? Yes, ma'am. ठीक है। क्रेनियल नर्व्स के भी नाम आपको याद होंगे, कभी पढ़े होंगे एनाटॉमी 3 में। तो एक क्रेनियल नर्व के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारी जो आईज है ना, फॉर एग्जांपल ये सॉकेट्स आई के, उसमें आपके आई बॉल्स हैं। अब आई बॉल्स का सीन ये होता है इसके अंदर कि नॉर्मली हमारे जो आईज हैं स्ट्रेट गेज में ऐसे देख रहे होते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के अंदर सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल होता है उसकी अगर पालसी हुई होती है, तो सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल होता है वो आपकी आई को डाउनवर्ड देखने में हेल्प करता है, डाउनवर्ड गेज में हेल्प करता है। तो अगर इसकी पालसी हो जाएगी तो आपकी जो आंख होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, ये राइट आंख है, ये लेफ्ट आंख है, तो इसके अंदर चूंकि सुपीरियर ऑब्लिक ने डाउनवर्ड मूव करवाना है और उसकी पालसी होगी, तो आपकी आंख ऊपर की तरफ होगी। कैचअप कर रहे हो मेरे साथ साथ? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो आई बॉल है वो ऊपर की तरफ मूव होगा बिकॉज ऑफ काउंटर इंफीरियर ऑब्लिक, बिकॉज इंफीरियर ऑब्लिक तो ठीक है, तो इंफीरियर ऑब्लिक ने आपकी आंख को ऊपर मूव करवाना है। इंफीरियर ऑब्लिक ऊपर मूव करवाती है, सुपीरियर ऑब्लिक नीचे मूव करवाती है, ये ज़हन में रखो, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली सारी। किसी को याद है सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल है उसको कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है? कम ऑन ऑप्टिक बेटा, या फेशियल? क्रेनियल नर्व। मैम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम आई मसल से नहीं होता, उसका काम सिर्फ आपके रेटिना से इम्पल्सेस लेके जाना, ताकि आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है ऑक्सीपिटल लोब में वहां पे इमेज बन सके। उसका आई के मसल से कोई काम नहीं है, वो सेकंड नर्व है, उसका कोई काम नहीं है। और बताओ। Ophthalmic, ma'am, Oculomotor. ophthalmic. ऑफ्थेल्मिक नर्व बेटा ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट होता है और उसका भी कोई काम नहीं है इसके अंदर। फेशियल नर्व मैम? मैम ओकुलोमोटर Cochlear, तो नहीं? cochlear nerve. ट्रोक्लियर नर्व किसने कहा है? Trochanter Ma'am, nerve, ma'am. पहले किसने कहा है? ma'am, Nuruland. वेरी गुड, नूरुलैन। ट्रोक्लियर नर्व आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व है, वो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है। इस मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो मैंने एनाटॉमी 3 पढ़ाई थी पिछले सेमेस्टर में, तो उनको मैंने एक निमोनिक याद करवाया था, तो ये निमोनिक मेरे साथ याद कर लो। SO4 LR6। SO4 याद है, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। Yes. अब SO4 क्या है? SO4 सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, LR6 सिक्स क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसर नर्व लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। याद होगी ये चीजें? Yes, ma'am. यस ठीक है। अब हमने बात की थी कि हमारे आईज इस तरह मौजूद हैं। अगर सुपीरियर ऑब्लिक की पालसी है फोर्थ क्रेनियल नर्व के इशू की वजह से, अगर इसकी पालसी होगी तो आपकी आई ऊपर होती है, बिकॉज इसने आपकी आई को डाउनवर्ड मूव करवाना है। तो आपका हेड ऐसे टिल्ट होगा इस तरफ, ताकि ये जो आंख है ना आपकी नॉर्मल गेज में नीचे की तरफ आ जाए। तो आपका हेड ऐसे टिल्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी राइट आंख है जो कि इस तरह है, लेकिन आपके हेड ने इस तरह टिल्ट किया कि आपकी जो ये आंख ऊपर गई हुई थी वो इधर की तरफ आ जाए। जैसे आप हेड को टिल्ट करते हो ना, आपकी आंख उस तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो अपने हेड को बंदे ने, कान उसका एक साइड का यहाँ से ऊपर होगा, एक साइड का यहाँ से नीचे होगा। तो अब समझ लगी है? इसको कहते हैं ओक्यूलर टॉर्टिकोलिस। इसमें नेक मसल का इशू नहीं होता, लेकिन आई के मसल्स इस तरह खराब होते हैं कि हेड कॉम्पनसेटरी मूवमेंट करवाता है ताकि आंखों की जो गेज है वो एक साइड पे एक एंगल में ठीक आ जाए। अब समझ जाए क्यों आई एग्जाम करवा रहे होते हैं? कॉन्सेप्ट बना?
यस मैम। यस मैम। क्योंकि ये जो आंख है ना, ये वाली जो ऊपर की तरफ गई होती है सुपीरियर ऑब्लिक, तो उसी साइड जिसमें मसला है वही साइड पे हेड नीचे की तरफ बेंड करता है ताकि ये आंख नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और बंदा फिर ऐसे देख रहा होता है अपने सर को टिल्ट करके। उसमें उसके नेक का इशू नहीं होता, लेकिन उसके अंदर उसके आई के बॉल के मसल्स इस तरह अफेक्टेड होते हैं कि जो सर होता है वो कॉम्पनसेटरी टिल्ट करवाता है ताकि उसकी गेज ठीक हो सके। ठीक है, so this is known as ocular torticollis. This isn't due to any problem with the neck muscles. It's a compensatory movement. Treatment आप कैसे करवाओगे torticollis की depends on the cause. For newborns with torticollis, gentle motion of the head and neck is recommended to stretch the muscles. Often a physical therapist is involved. To avoid injury, this should be done by a recommended doctor. Because obviously बच्चों के जो muscles होते हैं neck के वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर से ही चीज करवानी चाहिए ताकि ज्यादा अट्रैक्शन ना उस पर डाल दे वो। फॉर ओल्डर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू आप कॉज ट्रीट करोगे, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है तो एंटीबायोटिक्स, रेस्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन सच एज आइबुप्रोफेन एंड पैसिव मोशन टू कीप द मसल्स फ्रॉम गेटिंग स्टिफ। फिजिकल थेरेपी भी स्टार्ट करवाओगे। इफ द कॉज इज रिलेटेड टू ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल ऑकवर्ड स्लीपिंग पोजीशन में तो मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हो लाइक डायज़ेपाम, passive motion and a soft collar brace to support the neck. So ये आप कर सकते हो। Complication अगर torticollis की क्या हो सकती है itself, तो मसल की swelling constant tension की वजह से इंक्रीज हो सकती है। अगर ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती रहे तो वो जो नर्व्स हैं उसके साथ उन पे इम्पिंजमेंट करवा सकती है, जिसकी वजह से नर्वस सिम्टम्स भी आने शुरू हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नेक के एरिया में आपके स्पाइनल नर्व जो निकल रहे हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस बनाता है और ब्रेकियल प्लेक्सस इन टर्न आपके हाथ, फोरआर्म और आर्म को सप्लाई करता है, तो वहां पे भी सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द स्वेलिंग ऑन द स्पाइनल नर्व्स। अब हमारा टॉर्टिकोलिस का चैप्टर क्लोज है। अब हम कर्व्स ऑफ द स्पाइन की बात करेंगे। आपको पता है कि नॉर्मली जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट नहीं होता, उसमें सर्टेन नॉर्मल कर्व्स होती हैं, जैसे कि ये है। तो थोरेसिक कर्वेचर इस तरह का आपका होता है कि ये स्लाइटली काइफोटिक होता है और ये नॉर्मल है, स्लाइटली आगे की तरफ बेंड है। लंबर कर्वेचर आपका स्लाइटली पीछे की तरफ है, लॉर्डोटिक है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये देखो। तो थोरेसिक स्पाइन स्लाइटली, आप इस पोर्शन को देखो, स्लाइटली फॉरवर्ड की तरफ बेंड हुई है। लंबर स्पाइन नॉर्मली स्लाइटली लॉर्डोटिक होती है। ठीक है, और स्पाइनल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन भी स्लाइटली लॉर्डोटिक होती है। तो ये क्या है बेटा? these are the normal curves of the vertebral column. कैचअप कर लिया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो यही बात उसने स्लाइड में बताई है। Kyphotic curves refer to the outward curves of the thoracic spine which is it is normal at the level of ribs. तो thoracic जो spine होती है वो normally kyphotic होती है, slightly kyphotic जो normal है। Lordotic curves refer to the inward curve of the lumbar spine just above the buttocks, जिसकी वजह से outward curve आया होता है, और इसको कहते हैं lordosis, normal lordosis। स्मॉल डिग्री काइफोटिक और लॉर्डोसिस की इट्स नॉर्मल, लेकिन स्कोलियोटिक कर्विंग जो कि अगर आप बैक साइड से स्पाइन को देखो और बैक साइड से अगर वो टेढ़ी हुई है, साइडवेज कर्वेचर है, तो ये हमेशा एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तो ये आप देखो, ये एबनॉर्मल काइफोसिस है। अब ये आपको नॉर्मल नजर आ रहा होगा, लेकिन इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी फर्दर स्लाइड में ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सको लॉर्डोसिस को नॉर्मल से। और ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस। स्पाइनल कर्वेचर हुआ है बैक साइड से जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज की हमने डिटेल देखनी है। तो स्कोलियोसिस इज द लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो आप देख रहे हो लैटरली अगर कर्वेचर हो जाए, लैटरल मतलब साइडवेज मूव कर जाना, so it's a lateral curvature of the spine. As the spine curves, vertebrae rotate and pulls the rib along. तो ribs भी साथ साथ अफेक्ट हुई होती है जो इस पे लगी हुई हैं। Generally, a sideway curvature greater than 10 degree is considered as scoliosis. तो अगर आप इसकी डिग्री चेक करना चाहो, फॉर एग्जांपल इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप ये चेक कर रहे हो कि कितनी डिग्री है, तो अगर ये डिग्री ग्रेटर देन 10 डिग्री हो जाए तो इसको आप स्कोलियोसिस कंसिडर करोगे। ठीक है, ग्रेटर देन 10 डिग्री।
ठीक है मैम। डिपेंडिंग ऑन द इटियोलॉजी कॉजेज क्या हो सकती हैं, 3 टाइप्स पे हम कॉजेज के ऊपर बताते हैं। तो कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ, न्यूरोमस्कुलर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, एंड इडियोपैथिक विच हैज नो कॉज। नो कॉज से मतलब अननोन कॉज, कॉज होती है लेकिन अननोन होती है। नाउ स्कोलियोसिस इडियोपैथिक जिसमें अननोन कॉज है, इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप। इट इज ग्रुप्ड बाय एज। इन चिल्ड्रन एज 3 एंड अंडर उसको इन्फेंटाइल कहेंगे, एज के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया। अगर 3 साल से कम के बच्चों में स्कोलियोसिस देखी गई है उसको क्या कहते हैं, इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस। ठीक है। देन वी हैव एज 4 to 10 वालों को जुवेनाइल स्कोलियोसिस कहा जाता है। जुवेनाइल बेसिकली कहते हैं यंग चिल्ड्रन को। एंड इन ओल्डर kids age from 11 to 18 years it is known as adolescent scoliosis. Adolescent scoliosis, scoliosis अगर इंसिडेंस जेंडर में देखी जाए तो गर्ल्स या फीमेल्स में ज्यादा देखी गई है। कर्विंग जनरली गेट्स वर्स ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट, बिकॉज अगर बाय बर्थ एक चीज प्रेजेंट है या इन्फेंटाइल है, तो इन्फेंटाइल या इवन जुवेनाइल है तो आपको पता है बच्चे की हड्डियां भी ग्रो कर रही हैं। तो जिस तरह वो अगर वो ऑलरेडी कर्वेचर में मौजूद हैं तो वो उसी कर्वेचर में इलॉन्गेट होती रहेंगी और मजीद कर्वेचर ज्यादा होता रहेगा और वक्त के साथ साथ स्कोलियोसिस मोर कॉम्प्लेक्स और बिगड़ता रहेगा। कंजेनिटल वो है जो बाय बर्थ प्रेजेंट है, जिसमें बेबी की स्पाइन और बोन्स ही प्रॉपर्ली नहीं बन पाती ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द फेज ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस वो है जो कि ऐसे डिसऑर्डर्स के साथ एग्जिस्ट करता है जो कि आपके टीवी पे देखिए। कुछ कहा है बेटा आपने, किसने कुछ कहा है? अच्छा, न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस ऐसी डिसऑर्डर्स है जो कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ स्कोलियोसिस एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि आपको पता है एक कंडीशन होती है सेरिब्रल पाल्सी, जो कि बच्चे के ओवरऑल लिम्स को अफेक्ट करती है, उसके आईक्यू को अफेक्ट कर रही होती है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, स्कोलियोसिस ऐसे सेरिब्रल पाल्सी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली मस्कुलर डिस्ट्रोफी, किसी को याद है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या थी? व्हाट इज ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी? यस मैम। व्हाट मैम इसमें हैपेंस इन दैट? मैम इसमें मसल्स की मैम इसमें स्केलेटल मसल्स और हार्ट मसल्स इफेक्ट होती है। वेरी गुड। किसने कहा है? मोहम्मद उल्लाह ने कहा है या इजलाल ने कहा है? इजलाल हैदर मैम। वेरी गुड। तो इसके अंदर बेसिकली ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपके स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट करती है। तो अगर आपको याद हो या बेसिक कॉन्सेप्ट हो कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अपनी पोजीशन में किस तरह बैठी हुई है, इसके ऊपर बैक के मसल्स लगे हुए हैं। ऐसी बात है बेटा, क्वाड्रेटस लंबोरम है, ट्रेपीजियस का मसल्स हैं, सो ऑन, बड़े बड़े बैक मसल्स लगे होते हैं, तो उसकी पोजीशन में उसको हेल्प कर रही होती है। अगर स्केलेटल मसल्स इफेक्ट होंगे तब भी वर्टिब्रल कॉलम की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसके अंदर आपके स्केलेटल मसल्स इफेक्ट होते हैं। उसको आपको याद होगा पॉजिटिव गोवर साइन भी होता है उसके अंदर। बच्चा अपने हाथों को पैरों पे रखता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है। पहले जमीन पे हाथ रखता है, फिर अपने पाँव पे हाथ रखता है, फिर नीज पे हाथ रखता है और फिर अपराइट खड़ा होता है। ऐसा ही है, बिकॉज स्केलेटल मसल्स इतने वीक हो गए होते हैं उसके कि वो खुद खड़ा नहीं हो पाता, उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी स्कोलियोसिस को एग्जिस्ट कर रहा होता है। सिमिलरली स्पाइना बाइफिडा आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम का जब डिफेक्ट होगा तो वो स्कोलियोसिस भी को एग्जिस्ट कर रही है। एंड पोलियो में क्या होता है? What happens in polio? What is polio? बताएं, बड़ी कॉमन चीज है बेटा। मैम ये वायरल इन्फेक्शन है पोलियो, जो बेसिकली जो मूवमेंट होते हैं स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज मूवमेंट, उसको अफेक्ट करता है। ये किस चीज को जाके डिस्ट्रॉय करता है? मेन क्या वो पार्ट है आपकी बॉडी का जिसपे अफेक्ट कर रहा होता है पोलियो का वायरस? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे मैम। स्पाइनल कॉर्ड में इतनी चीजें होती हैं बेटा। स्पाइनल कॉर्ड में क्या चीज? मोटर न्यूरॉन्स। लोअर मोटर न्यूरॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में? स्पाइनल कॉर्ड के स्लाइसेस याद किए थे? उसमें कौन सी जगह होती है जहाँ पे आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं? कहाँ पे होते हैं? मैम एंटीरियर साइड पे तो सेंसरी होते हैं, वेरी गुड। पोस्टीरियर साइड पे मोटर होते हैं। एंटीरियर साइड पे सेंसरी होती है कि पोस्टीरियर साइड पे सेंसरी होती है? शर्जील कह रहा है मुझे। मैम उल्टा बोल रही। डांट पड़ेगी तुम्हें हॉर्न पे मैम। बेटा। एंटीरियर हॉर्न
जो होते हैं एंटीरियर जो आपका पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो आपका मोटर होता है। पोस्टीरियर जिस पे आपका डोर्सल कॉलम है, जिसके यस ऊपर मैम। आपके वो चल रहे होते हैं, वो आपके कर रहे होते हैं सेंसरी, ठीक है। जिसमें आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, जिसमें आपके डोर्सल कॉलम होता है जो कि आपके वाइब्रेटरी टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन उनको जज कर रहा होता है। याद है कि नहीं? ये भूल गए हो सब कुछ तुम लोग? अपने यस नॉलेज मैम को ना याद है। रिवाइज करते रहना, रिवाइज करो अपने नॉलेज को, सारा अपनी खातिर रिवाइज किया करो। जरूरी नहीं कि पेपर में आए तो चीज याद करनी है, नॉलेज को फ्रेश करते रहा करो साथ साथ। तो पोलियो जो है बेसिकली बेटा आपके एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड का अगर सेक्शन देखो तो अगर एंटीरियर यहाँ पे इंटीरियर हॉर्न सेल्स को जाकर डिस्ट्रॉय करता है। तो आपको पता है इंटीरियर हॉर्न सेल्स बेसिकली आपके मोटर जो फंक्शंस होते हैं बॉडी उनको अफेक्ट करते हैं, और मोटर फंक्शंस अफेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली मोटर फंक्शंस जो अफेक्ट होंगे तो लोअर लिम्स को अफेक्ट करेगी। और साथ साथ अगर यही मोटर फंक्शन आपके स्केलेटल मसल्स को भी कंट्रोल करना है, स्केलेटल मसल्स भी खराब होंगे, और इन एडिशन टू दैट स्कोलियोसिस के साथ भी बंदा प्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास। तो ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ स्कोलियोसिस को एग्जिस्ट कर सकता है। सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्कोलियोसिस नहीं है तो सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन सिम्टम्स जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं उसमें बैक पेन, बैक एक या लो बैक पेन हो सकती है, टायर्ड फीलिंग इन द स्पाइन आफ्टर सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज स्कोलियोटिक स्पाइन आपके बॉडी के वेट को देर तक बेयर नहीं कर पाती बिकॉज इट्स अ फॉल्टी पोजीशन। अनइवन हिप्स और शोल्डर्स, वन शोल्डर में बी हायर देन द अदर, ऑब्वियसली जिस साइड पे बेंड होगा तो ऑपोजिट साइड की शोल्डर रेज हुई होती है, एंड स्पाइन कर्व्स टू वन साइड। डायग्नोस्टिक एग्जाम से फिजिकल एग्जाम करोगे तो वन शोल्डर इज हायर देन द अदर एंड द पेल्विक इज टिल्टेड। जैसे कि मैंने अभी शुरू में डायग्राम में आपको बताया, तो आप ये देखो कि जिस साइड का कर्व है, कर्व ये कर्व है, ठीक है, तो जिस साइड पे कर्व है उसकी ऑपोजिट साइड का शोल्डर उठा हुआ है, एंड सिमिलरली पेल्विक टिल्ट भी आ जाती है। एक्सरे करवाने से पता चल जाएगा। एंड स्पाइनल कर्व मेजरमेंट एक स्कोलियोटिक स्क्रीनिंग होती है। स्कोलियोटिक स्क्रीनिंग कार्ड है जिसे अगर आप बैक पे रखो और एक साइड से अगर कर्वेचर ज्यादा होगा तो उस साइड का शोल्डर ऊपर उठा होगा, तो शोल्डर जितना ऊपर होगा और जिस साइड पे जितना ज्यादा कर्वेचर होगा वो ये स्कोलियोमीटर स्क्रीनिंग जो कार्ड है ये इसको मेजर कर लेगा। तो ये एक स्क्रीन है, स्क्रीनिंग से आप जज कर सकते हो कि एक बंदा एक चीज को सफर कर रहा है कि नहीं। फिर डायग्नोस्टिक, कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन करता है, उसके बाद फिर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो ये चेक करने के लिए कि सिवेरिटी कितनी है। तो एक स्क्रीनिंग मेजर होता है, और इसके अलावा आप एमआरआई भी स्पाइन का कर सकते हो जिसमें आप इन एडिशन टू द वर्टिब्रल कॉलम बोनी प्रॉब्लम्स आप मसल्स की और नर्व्स को लेगामेंट्स को भी देख सकते हो अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, द कॉज ऑफ द स्कोलियोसिस, ऑब्वियसली कॉज के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, कितना बड़ा कर्व है, बॉडी अगर स्टिल ग्रो कर रही है कि नहीं। Most people with idiopathic scoliosis do not need treatment. One, we don't know the cause. Two, वो इतनी ज़्यादा complicated नहीं होती है. However, should be checked by doctor about every 6 months. And if the body is still growing, for example, अगर infantile या juvenile scoliosis है, तो उस केस में आप back brace दे सकते हो ताकि जो growth spurt अगर होगी बच्चे की तो वो normal alignment में हो। जैसे दांतों पे braces लगाते हैं ताकि दांत अगर grow करें तो वो normal position में grow करें, इसी तरह back पे भी external braces लगा देते हैं। A back brace prevents further curving. There are many types of braces. Back braces can be adjusted as you grow. Back braces work best in people over the age of 10 years. Braces do not work for those with a congenital cause because वो बहुत ज़्यादा complicated होती हैं, and neuromuscular scoliosis because उसमें neuromuscular disorder की वजह से scoliosis है। ठीक है, तो आपने neuromuscular disorder को correct करना है। नाउ इसमें अगर स्कोलियोटिक आपको सर्जरी करनी पड़े जिसमें डायरेक्ट आपको सर्जिकल इंसिजन देके डायरेक्ट स्पाइन के ऊपर रॉड्स और स्क्रूज और मेटल रॉड्स लगा के उसको करेक्ट करना पड़े तो वो भी करना पड़ सकता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। इट इन्वॉल्व्स करेक्टिंग द कर्व एज मच एज पॉसिबल. The spine bones are held in place with 1 or 2 metal rods which are held down with hooks and screws until the bone heals. तो आप उसकी दोनों साइड्स के ऊपर ऐसे रॉड्स लगा देते हो और बीच में आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसको फिक्स कर देते हो आप स्क्रूज और नेल्स के साथ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में किया जाता है। स्कोलियोसिस ट्रीटमेंट में इन एडिशन टू दैट आप इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग भी बच्चों की कर सकते हो बिकॉज दे आर वेरी मच सेल्फ कॉन्शियस अबाउट द बैक ब्रेस बिकॉज ऑब्वियसली बैक ब्रेसेस पे बच्चे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है बच्चों को
एंड इसमें फिर इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है और फिजिकल थेरेपी भी देनी पड़ती है ऐसे बच्चों को, ताकि वो बैक ब्रेसेस फिट हो सके, और एक्सरसाइजेस भी आप इसमें सजेस्ट करते हो। कॉम्प्लिकेशंस अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्कोलियोसिस है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर आपके रिब्स भी लगे हुए हैं, तो रिब्स भी अगर आपकी वर्टिब्रल कॉलम टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो रिब्स की ओरिएंटेशन भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, और रिब्स प्रॉपरली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प नहीं कर सकते इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी इन केसेस ऑफ सीवियर स्कोलियोसिस। Lower back pain, lower self-esteem, persistent pain if there's wear and tear of spine bones as the body is growing. Because अगर abnormal position में body grow करती रहेगी तो wear and tear होता रहेगा spine bones, ligaments, muscles का। Spinal infection हो सकती है especially surgery के बाद, और spine and nerve damage हो सकता है uncorrected curve या spinal surgery से। So these are all the complications of scoliosis. ठीक है? Now we'll talk about द काइफोसिस। काइफोसिस आपको याद है एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग है, जैसे आप ये देखो हंच बैक जैसे कहा जाता है, कुब निकला हुआ है, तो कुब या काइफोसिस आप देखो तो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हुई होती है, एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग हुई होती है। तो नॉर्मल बेंडिंग है ना थोरेसिक स्पाइन की, तो ये उससे ज्यादा हुई होती है फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। तो kyphosis is curving of the spine that causes a bowing or rounding of the back which leads to a hunchback or a slouching posture. 3 main causes होती है kyphosis की, postural, Scheuermann's kyphosis and congenital। अब हम इनकी डिटेल देखेंगे कि ये क्या है। पोस्टरल काइफोसिस जो होता है ना बेटा, वो बेसिकली पोस्टर की वजह से होता है, उसमें स्पाइन में इटसेल्फ कोई डिफॉर्मिटी होती, बोनी डिफॉर्मिटी नहीं होती, लेकिन पोस्टर लोग अपना ऐसा बना लेते हैं कि वो फॉरवर्ड बेंड हो जाते हैं, वो अनकॉन्शियसली इस तरह करते हैं, उनमें मसला स्पाइन में नहीं होता, बिकॉज अगर वो सीधे बैठे तो वो उस पोस्टर को करेक्ट भी कर सकते हैं और फिर वर्टिब्रल कॉलम सीधी पोजीशन में भी आ सकती है। तो इट्स अ पोस्टरल प्रॉब्लम की वजह से काइफोसिस है, अगर वो करेक्ट कर लें उसको तो वो करेक्ट भी हो जाती है। So it's a most common type of kyphosis, most common in girls rather than in boys, which is typically noticed in the adolescent age. It is caused by poor posture and weakening of the muscles, ligaments in the back, which are the paraspinous muscles. तो ये weakened muscles की वजह से होता है और poor posture की वजह से होता है, लेकिन ये correct हो जाता है, ये rigid नहीं होता, because इसमें bony issue नहीं होता, जिसकी वजह से bony kyphosis नहीं है। The vertebrae are typically placed in a postural kyphosis, मतलब कि typically placed होते हैं, normally placed होते हैं, लेकिन ये posture की वजह से आपको kyphosis नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आप ठीक कर लेते हो उसको ठीक, normally हम लोगों में, जैसे मुझे भी कई दफा postural kyphosis आप लोग फील करते होगे कि बहुत देर तक अगर आप सीट पे बैठ के काम करो तो आप फॉरवर्ड बेंड हो जाते हो, फिर आप सीधा करते हो अपने आप को। इसकी बेल्ट्स भी आई हुई हैं, अगर आपने देखी हो पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, देखी है ऐसी कभी बेल्ट्स आपने? बैक बेल्ट्स के तौर पे आए, तो वो ये पोस्टरल काइफोसिस को करेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसे करेक्ट नहीं करोगे तो वर्सन होता जाएगा टाइम के साथ साथ, ऐसे लोगों में सिम्टम्स ऑफ पेन एंड मसल फटीग भी देखा गया। Scheuermann's kyphosis basically structural deformity और ये bony deformity की वजह से होता है। It is also first noticed during the adolescent period as a result of structural deformity commonly developed with scoliosis। तो जिन लोगों में scoliosis होता है उनके अंदर भी kyphosis साथ साथ प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कि आप इस तरह देखो, जिन लोगों में बहुत ज्यादा सवियर स्कोलियोसिस होता है उनके अंदर काइफोसिस भी मौजूद होता है, तो काइफोस्कोलियोसिस इस पूरी की पूरी डिफॉर्मिटी को कहा जाता है, जिसमें स्कोलियोसिस और काइफोसिस को एग्जिस्ट करी है। रीजन इसके वेल अंडरस्टूड नहीं है। तो Scheuermann's kyphosis is a condition characterized by excessive kyphosis and the structural change। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल होता है, जबकि जो पोस्टरल है वो पोस्टर की वजह से होता है। पेशेंट विद दिस डिफॉर्मिटी हैव अ कर्व that is more rigid compared with kyphosis, that is postural kyphosis, because postural kyphosis posture सही करने की वजह से सही हो जाता है। Radiographs of the Scheuermann's kyphosis क्या रिवील करता है? irregularities in the spinal disc at least 3 adjacent level, तो 3 adjacent levels के ऊपर आपको नजर आ जाती है kyphosis, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी तक बच्चे वेटिंग रूम में आके वेट कर रहे हैं, दिस इज वेरी सैड, आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस। खैर, कंजेनिटल काइफोसिस एक चीज होती है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और ये ड्यूरिंग द फेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। लीस्ट कॉमन है, caused by abnormal development of vertebrae prior to birth during the prenatal period, and occurs due to fusion of many vertebrae together resulting in the forward bending or the kyphosis.
etiology, incidence and risk factors क्या हो सकते हैं, get occur in any age, वो cause पे depend कर, congenital obviously by birth present होती है, very rare at birth है, जो birth वाली congenital वो rare होती हैं, जैसे कि already इसमें बता दिया गया है कि congenital is least common type, so it's rare. Postural kyphosis results as a cause of a poor posture and weakening of the muscles and ligaments. Congenital kyphosis results because of improper development of vertebrae or fusion of vertebrae during the organogenesis period of the baby in the prenatal period. Other causes में certain endocrine disorders हैं, जैसे कि acromegaly, आपको पता होगा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एडल्ट्स में इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से ऑर्गन्स का साइज भी बढ़ाना शुरू हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम का भी साइज बढ़ाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन की वजह से फॉरवर्ड बेंडिंग होने का खतरा है। तो याद है एक्रोमेगेली क्या चीज थी? यस मैम, Yes, पढ़ा ma'am. होगा आपने पैथोलॉजी के Hands अंदर और एंडोक्राइन, feet वो का बड़े हो size जाते हैं बहुत साइज बड़ा हो में। जाता है. हाँ जी. सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स अगर आपको याद हो, जैसे मैम मार्फान आपकी सिंड्रोम आवाज है, बहुत कट रही है। सबको बेटा कट के आ रही है मेरी आवाज? नो मैम, मैम बिल्कुल ठीक आ रही है। नो मैम, No, हमें ma'am. तो ठीक आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, एक कंडीशन होती है बेटा मार्फान सिंड्रोम। मार्फान सिंड्रोम एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जिसमें लोगों की हाइट भी बहुत लंबी होती है, उनका लिम्स का साइज भी बहुत बहुत लंबा होता है, और उनके आई डिसऑर्डर्स भी आते हैं उनके अंदर। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स चूंकि आपके मैम कनेक्टिव टिश्यू को स्पेसिफिक अफेक्ट फीमेल्स में करती हैं, होता है। और हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स से भी बढ़ के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आप कहोगे फीमेल्स में ज्यादा है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का जेंडर का इतना नहीं होता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स मेल और फीमेल्स में ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंस से अकर करते हैं। जैसे मार्फन सिंड्रोम में चूंकि एबनॉर्मली लार्ज लिम्स और हाइट होती हैं, और ये चूंकि आपके इफेक्ट कर रहा होता है, मार्फन सिंड्रोम आपके फिब्रिलिन प्रोटीन को अफेक्ट करता है, तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, आपका बोन भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, आपके मसल्स भी कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, और ये काइफोसिस रिजल्ट हो सकती है इसकी वजह से, बिकॉज काइफोसिस वर्टिब्रल कॉलम की ही डिफॉर्मिटी है। सिमिलरली इन्फेक्शंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पोलियो, स्पाइना बाइफिडा ट्यूमर्स, तो अब ये देख रहे हैं सारे कॉजेज स्कोलियोसिस वाले कॉजेज ही हैं। तो अगर आप काइफोसिस और स्कोलियोसिस की ऑलमोस्ट सिमिलर कॉजेज, टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस सिमिलर जाएंगी, तो अगर आप इनको साथ साथ याद करने की कोशिश करो, ये साथ साथ याद हो जाएंगे। जैसे इडियोपैथिक दोनों में हमने पढ़ा है, कंजेनिटल भी दोनों में हमने पढ़ा है, ठीक है? तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हो दोनों को कोरिलेट करके। तो कॉम्प्लिकेशंस देखो वही वाली हैं जो स्कोलियोसिस वाली हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बिकॉज ऑब्वियसली रिब जो अटैच्ड है आपकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ, तो उसके ओरिएंटेशन में डिफेक्ट की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फटीग, माइल्ड बैक पेन, राउंडेड बैक अपीयरेंस लाइक अ हंचबैक एंड टेंडरनेस एंड स्टिफनेस इन द वर्टिब्रल कॉलम। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एक्सरे करवा सकते हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से आप पता लगवा सकते हो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की कितनी सेवेरिटी है, एंड एमआरआई से आप मसल्स, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी देखी जा सकती है। मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, कॉज पे डिपेंड करता है। कंजेनिटल अगर है, जो कि रेयर है, लेकिन अगर है तो उसको आप सर्जरी से करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज सर्जरी करनी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो बच्चा है उसकी अभी तक डेवलप नहीं हुई इन द अडल्ट जो साइज में अभी तक नहीं आई। तो अगर आप अर्ली एज में करेक्ट कर दोगे तो जब जैसे ही ग्रोथ स्पर्ट होगा तो नॉर्मल जिसे कहते हैं अलाइनमेंट में आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इलॉन्गेट करेगी। शोरमैन चूंकि अब एडोलेसेंट में हो चुकी है, फ्यूजन हो चुकी है बोन्स की, जो कि नॉर्मल ऑस्टिफिकेशन सेंटर्स हैं, तो इसमें अब आपको इसे ब्रेसेस और फिजिकल थेरेपी से ट्रीट करना है। लेकिन जो काइफोसिस ट्यूमर्स की वजह से होते हैं, लाइक बोनी ट्यूमर्स की वजह से, सार्कोमास की वजह से, तो उनको आप ट्रीट करते हो विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। Now we'll talk about lordosis. Lordosis जैसे कि opposite to kyphosis है, it is the increased increased inward curvature होगा of the lumbar spine, जिसकी वजह से क्या होगा, backward bending ज्यादा हो रही है। तो देख रहे हो आप इस चीज को जरा गौर से देखो। हमने पढ़ा था ना ऑलरेडी कि नॉर्मल जो लंबर स्पाइन है वो लॉर्डोटिक हल्की सी होती है, आउटवर्ड होती है, लेकिन लॉर्डोसिस में यही चीज एग्जैजरेट हो जाती है और वो मजीद आउटवर्ड बेंडिंग हो रही है हमारे पास बैक की, बिकॉज इंक्रीज्ड इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन। कॉन्सेप्ट बना आप लोगों का? कॉन्सेप्ट बन गया? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसमें अब आपने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क
क्या याद रखना है कि किस तरह, अब आप देखो क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं किसी को देखूंगी मुझे ये बोन तो उसकी नजर नहीं आ रही, तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि एग्जैजरेटेड इसका लंबर कर्वेचर है? तो किस चीज से पता चल रहा है? बटक एरिया को देखो, तो बटक एरिया अपवर्ड ये ज्यादा मूव्ड है इन केसेस ऑफ लॉर्डोसिस। देख रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो इन दोनों को? यस मैम। यस मैम। तो इस वजह से आपको इसमें एक फिजिकल एग्जाम पे ही बात पता चल सकती है, जैसे इस बच्ची में दिखाया गया है। इंक्रीज्ड इनवर्ड कर्वेचर की वजह से आउटवर्ड बेंडिंग ज्यादा है और जो बटक एरिया है वो अपवर्ड मूव हुआ है। पेल्विस जोन सी है वो उसकी एंटीरियर, अब आपको पता है आपकी पेल्विस ऐसे पड़ी होती है, पेल्विस को अगर आप मजीद एंटीरियर टिल्ट करवाओ तो जो पीछे वाला एंड है वो ऊपर मूव कर जाएगा। ये देखो, आपको पता है आपकी पेल्विस यहाँ पड़ी है, पेल्विस को अगर आप एंटीरियरली मूव करवाओगे तो ये चीज ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो चूंकि हमारा एबनॉर्मली कर्वेचर ज्यादा हो गया तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ज्यादा हो गया और बटक एरिया अपवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको नजर, ये एग्जैजरेटेड लंबर कर्व है, बटक एरिया ऊपर मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। कॉजेस क्या हो सकती हैं? इट इज लिंक्ड टू achondroplasia and spondylolisthesis. Does anybody know the meaning of these two terms? What is achondroplasia and what is spondylolisthesis? मैम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस तो स्लिप हो जाती है ना वर्टिब्रा। हाँ, मैम on the lower achondroplasia vertebrae. achondroplasia के अंदर हमारी बोन्स जो होती हैं वो सही तरह से ऑसिफाई नहीं हो पाती हैं, मैम फ्यूज हो कार्टिलेज जाती का है इसमें। डिफेक्ट होता है। मैम इसमें सही कहा आपने, डिवार्फिज्म हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। किसने कहा है ये डुवार्फिज्म वाली बात? मैम अरीजा हामिद। वेरी गुड। बेसिकली डुवार्फिज्म एक कॉन्ड्रोप्लेजिया की कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर होता ये है कि जो आपको पता है आपके स्केलेटन को अगर आप ग्रॉस एनाटॉमी देखो तो आपका स्केलेटन दो पार्ट्स में होता है, एक पेंडिकुलर स्केलेटन होता है और आपका एक्सियल स्केलेटन होता है। ठीक है, तो जो आपका एक्सियल स्केलेटन है ना बेटा, वहां पे ऑसिफिकेशन नहीं हो रही होती कार्टिलेज की, जिसकी वजह से आपका जो एक्सियल स्केलेटन है वो इलोंगेट नहीं करता, तो ऐसे लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, डुवार्फ्स कहलाते हैं। और इसके अंदर इनकी हाइट छोटी होती है लेकिन इनकी इंटेलिजेंस आईक्यू इनका नॉर्मल होता है। तो ये एक कॉन्ड्रोप्लेजिया है। तो लॉर्डोसिस की एक कॉज ये है कि तो किसी ने अगर कभी डुवार्फ्स देखे हो तो डुवार्फ्स टिपिकली इस तरह के नजर आ रहे होते हैं आपको, उनकी जो बटक है वो अपवर्ड मूव की होती है, इसी तरह की उनकी होती है कन्फिगरमेंट। कभी देखिए अपने लोगों ने डुवार्फ्स, उनका जो बटक एरिया होता है वो अपवर्ड की तरफ थोड़ा मूव किया होता है बिकॉज उनके अंदर लॉर्डोसिस का एलिमेंट चल रहा होता है। ठीक है, तो और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब होता है कि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम में जो आपकी एक वर्टिब्रल बोन है वो डाउनवर्ड वाली पे फॉरवर्ड स्लिप हुई होती है, इस तरह ये आगे की तरफ स्लिप हो जाती है। तो लिस्थेसिस का लफ्जी मतलब ही है फॉरवर्ड स्लिपिंग। स्पॉन्डो का मतलब है वर्टिब्री, लिस्थेसिस मतलब फॉरवर्ड स्लिपिंग। जैसे स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, स्पॉन्डो मतलब वर्टिब्रल बोन एंड आर्थराइटिस मतलब आर्थराइटिस। ठीक है, सो इसके अलावा पूरे पोस्टर की वजह से भी लॉर्डोसिस हो सकता है, जस्ट लाइक काइफोसिस, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, बैक सर्जरी के एज अ रिजल्ट हो सकता है। किसी की अगर बैक की सर्जरी हुई तो उसकी वजह से लॉर्डोसिस का खतरा हो सकता है अगर उसमें स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो जाए। एंड इन चिल्ड्रन विद रिकेट्स कैन आल्सो लीड टू लॉर्डोसिस। किसी को याद है रिकेट्स क्या चीज थी? व्हाट इज रिकेट्स? बता दें। विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है चिल्ड्रन। डेफिशिएंसी की विटामिन वजह डी से डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। तो उससे क्या होता है? बोन्स होती है, बॉड होती है, मैम लेग्स, मैम और डिजीज हो होते हैं, जाती है, काशवकोर एंड कैल्शियम मरासमस की टाइप होती की है। जो डिजीज होती थी। बिकॉज मैम जो विटामिन डी होता है वो नॉर्मली एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है कैल्शियम की जीआईटी से, तो अब जाहिर सी बात है जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब रीअब्जॉर्प्शन हाँ, होगी तो वो बोन वीक हो जाएंगी। बेसिकली यही सही बात है, ये कह रहे हो कि इसके अंदर होता ये कि चूंकि ये चिल्ड्रन में होता है तो चिल्ड्रन में भी ग्रोथ कार्टिलेज प्लेट्स अभी एक्टिव होती हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि जब इनकी ऑसिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती है तो बोन्स एलोंगेट नहीं कर पा रही होती हैं और उनकी ऑसिफिकेशन नहीं हो रही होती। एंड एडिशन टू दैट डेंटल प्रॉब्लम्स भी बच्चों में आ रहे होते हैं और हाइट प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं बच्चों में। ठीक है,
और जिस बच्चे ने मरासमस का है ना बेटा, मरासमस एक कंप्लीट डिफरेंट चीज है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, लेकिन उसको मोस्टली आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के अंदर लेके आते हो। उसमें लाइक दो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, लाइक एक होती है मरासमस और एक होती है क्वेशियोरकोर। तो क्वेशियोरकोर जो होती है वो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होती है, और मरासमस जो सी होती है वो कंप्लीट न्यूट्रिशनल वो होती है मैल नरिशमेंट। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन मरासमस की वजह से रिकेट्स ऑब्वियसली हो सकता है, बिकॉज मरासमस में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी इंक्लूड होती है। सो मरासमस इज अ कॉज ऑफ रिकेट्स। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि बटक्स अपवर्ड मूव हुई होती है तो प्रोमिनेंट बटक्स होती हैं। बैक पेन और पेन डाउन द लेग्स की वजह से होता है, बिकॉज लेग्स पे पेन इसलिए आ रही होती है बिकॉज प्रॉपर वेट ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती बॉडी में, तो लेग में पेन के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट। डायग्नोसिस आप एक्सरे करवा सकते हैं टू मेजर एंड इवैल्यूएट द कर्व, बोन स्कैन्स टू इवैल्यूएट डीजेनरेटिव आर्थराइटिक चेंजेस लाइक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, and help to find out bone tumors as well if that is the cause. MRI to rule out associated problems of the muscles, neuromuscular disorders, nerves and ligaments. CT scans and blood investigations भी करवाई जा सकती है to rule out any other causes. Management बेस करती है चाइल्ड की एज पे, ओवरऑल हेल्थ पे, मेडिकल हिस्ट्री, कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ द कंडीशन. Goal of the treatment is to stop the progression and prevent the deformity. Simple exercises are sufficient if lordosis is associated with a poor posture. Posture correct कर लो, physical therapy से करवा लो तो वो ठीक हो सकती है. Now we'll talk about the flat back syndrome. This is completely opposite to lordosis. Lordosis का उलट कर दो तो वो flat back syndrome बन जाता है. तो flat back syndrome क्या है? Flat back syndrome is an abnormal condition. अभी तक बच्चे वेटिंग रूम में आए हुए हैं, आप यकीन करें कि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ना जब आई हैव टू स्टॉप एंड एंटर द स्टूडेंट्स इनटू द वेटिंग रूम. खैर, फ्लैट बैक सिंड्रोम इज अ abnormal condition where the spine loses its natural low back curve to become flat. So the spine becomes imbalanced and the patient leans forward in order to maintain the upright posture. Reduction of the normal lumbar lordosis can produce a fixed sagittal imbalance resulting in back deformity. तो इस पूरी स्लाइड में अगर एक चीज मैं कहूँ ना आपने याद रखनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है ना, तो वो कौन सी बात है? वो ये है, रिडक्शन ऑफ द नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस. आपको पता है ना कि आपकी नॉर्मली जो आपकी लंबर जो स्पाइन है वो स्लाइटली लॉर्डोटिक होती है, ऐसा ही है? यस मैम. तो वो उसकी लॉर्डोसिस कंप्लीटली खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है. तो रिडक्शन ऑफ द नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस रिजल्ट्स इन द फ्लैट बैक सिंड्रोम. इसको मैंने क्यों कहा कि ये लॉर्डोसिस के एबनॉर्मल लॉर्डोसिस के ऑपोजिट है, बिकॉज अगर लंबर लॉर्डोसिस की एग्जैजरेशन हो जाए तो वो लॉर्डोसिस है, और लंबर लॉर्डोसिस की रिडक्शन हो जाए तो वो क्या है? फ्लैट बैक सिंड्रोम. तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि लंबर लॉर्डोसिस में जो लंबर स्पाइन है वो कंप्लीटली फ्लैट हो गई है. ठीक है, और इसके अलावा क्या हो रहा है, बॉडी इसके अलावा जो सी है वो स्लाइटली फॉरवर्ड टिल्ट हो गई है. फॉरवर्ड टिल्ट होने की वजह क्या है? ताकि अपराइट पोस्चर मेंटेन कर सके, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को डिजाइन ऐसे किया है क्योंकि ये स्पाइनल कर्वेचर्स आपकी बॉडी को अपराइट पोस्चर करने में हेल्प कर रही होती हैं. तो जब इनकी हेल्प या इनकी जो असिस्टेंस खत्म हो जाती है तो बॉडी स्लाइटली लीन कर रही होती है फॉरवर्ड, ताकि वो कॉम्पनसेटरी जो लॉस हुआ हुआ है आपका लंबर लॉर्डोसिस का, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए स्लाइटली फॉरवर्ड टिल्ट हुई होती है. एब्स स्ट्रॉन्ग इसलिए हुए होते हैं आपके बिकॉज आपका जो लंबर जो लॉर्डोसिस है नॉर्मल, वो आपके ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी उसको सपोर्ट कर रही होती है. तो आपके एब्स भी वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं टू सपोर्ट द कंटेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपने याद रखनी है इसके अंदर. 3 कम से कम याद रखनी है इसके अंदर कि आपकी लंबर स्पाइन कंप्लीटली फ्लैट हो जाती है, नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस खत्म हो जाता है जो नॉर्मल होता है. इसके अलावा बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड की तरफ देखो आप टिल्ट हुई है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एब्स हैं. और इसके अलावा क्या हुआ होता है कि आपका जो नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल इंसान को देखो तो नॉर्मल इंसान में स्लाइट अपवर्ड होती है पटक्स, क्योंकि हम में सब में नॉर्मली लंबर लॉर्डोसिस होता है.
तो मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगी इस डायग्राम को इसके साथ जो हमने लॉर्डोसिस में देखी। अब इस चीज को देखो कि ये जोन सा हम बात कर रहे हैं ना, कि ये जोन सा है, अगर इस डायग्राम को अगर आप दूसरी सेंस में मैं चाह रही हूँ आप देखने की कोशिश करो कि इसको कंसिडर करो कि ये फ्लैट बैक है, इसको नॉर्मल ना रखो, इसको सोचो कि ये फ्लैट बैक सिंड्रोम दिखाया गया। तो कॉम्पनसेटरी बॉडी के अंदर हम फिजिकल थेरेपी में कहते हैं कि इनके अंदर ऐसे लोगों में हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि बटक अपवर्ड मूव करे और लंबर स्पाइन में लॉर्डोटिक कर्व आ जाए, बिकॉज फ्लैट बैक सिंड्रोम के अंदर नॉर्मल लॉर्डोसिस खत्म हो गया होता है, और नॉर्मल लॉर्डोसिस खत्म जब हो गया होता है तो बॉडी को हम ऐसे पोस्चर में खड़ा करवाने की कोशिश करते हैं, फिजिकल थेरेपी करवाते हैं जिसमें हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं बंदे से करें आप, ताकि उसके लंबर स्पाइन में थोड़ी बहुत लॉर्डोसिस आए और उसका जो बटक एरिया है वो अपवर्ड मूव करता है। अब समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको? यस मैम। कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है मेरे साथ साथ? तो ये Yes, ma'am. फिजिकल थेरेपी करवाई जाती यस है। मैम। लॉर्डोसिस के अंदर ये एबनॉर्मेलिटी होती है बिकॉज Yes, ma'am, समझ आ रही है। एग्जैजरेटेड लंबर जो स्पाइन जी है मैम। वो बटक को अपवर्ड मूव कर रहा है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से, लेकिन यही एबनॉर्मेलिटी हम करवा रहे होते हैं फ्लैट बैक के अंदर, ताकि फ्लैट बैक के अंदर जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस की तरफ हम उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कौन सा बना? ये चीज हम करवा रहे होते हैं फ्लैट Yes, बैक ma'am. में, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एबनॉर्मली लॉर्डोसिस में मौजूद होती है बिकॉज ऑफ एग्जैजरेटेड लंबर कर्व। ठीक है मैम, लॉर्डोसिस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बेटा, लॉर्डोसिस की ट्रीटमेंट में फिजिकल थेरेपी करवा रहे होते हो आप, एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हो जैसे इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, काइफोसिस की जो टाइप्स, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस वन एंड द सेम थिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं बिकॉज ये स्पाइनल डिफॉर्मिटीज की आगे से टाइप्स हैं। बस इंडिविजुअल कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, लेकिन इन द एंड कॉम्प्लिकेशंस टाइप्स ऑलमोस्ट सिमिलर है सबकी। ठीक है, तो इसमें आपने एक्सरसाइजेस करवानी है, पोस्टर को ठीक करवाने की, फिजिकल थेरेपी करवा रहे होते हो, और अगर बहुत ज्यादा सवियर है तो सर्जिकल करेक्शन भी करवाने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली उन केसेस में जो कंजेनिटल होते हैं। ठीक है, तो फ्लैट बैक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह था। सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि जो पेशेंट है वो अपराइट नहीं खड़ा हो पा रहा होता बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन, लोअर बैक पेन हो रही होती है, थाई पेन, ग्रोइन पेन, एंड सिम्टम्स ऑफ शियाटिका बिकॉज वेट ट्रांसमिशन प्रॉपर ना होने की वजह से जो इम्पैक्ट आपके लोअर लिम्ब पे जा रहा होता है वो ज्यादा जा रहा होता है बिकॉज आपकी स्पाइन होती है वो वेट को हैंडल नहीं कर पा रही, तो लोअर लिम्ब्स पे ज्यादा वेट ट्रांसमिशन बढ़ गई होती है, इसकी वजह से लोअर लिम्ब एंड शियाटिका, ग्रोइंग पेन, ग्रोइन जो पेन है, जो आपके पेरिनियल एरिया में पेन है वो बढ़ जाती है। नेक और अपर बैक पेन भी हो रही होती है बिकॉज वो भी अपने आप को अलाइन करने की एबनॉर्मल स्पाइन में कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज फ्लैट बैक सिंड्रोम भी एक एबनॉर्मल चीज है। Abnormal, it is a thing of the spinal deformity. It's a type of that. The patient's symptoms typically worsen as the day progresses because upright posture में जब वो पूरा दिन उसका गुजर जाता है तो वक्त के साथ साथ जो वेट ट्रांसमिशन होती है वो नहीं कर पा रहे होते, उसके जो मसल्स हो रहे होते हैं, बिकॉज ऐसी कंडीशन में फ्लैट बैक में पेशेंट को अपनी एंटीरियर पेल्विक जो होती है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट देर तक करवाना पड़ रहा होता है, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हिप फ्लेक्सर्स करवाते हैं, और वक्त के साथ साथ मसल्स की फटीग की वजह से ये जो चीजें ये वर्सन होती रहती है। फ्लैट बैक वो अपने आप को कॉम्पनसेटरी मूवमेंट देर तक नहीं करवा रहा होता। पेशेंट फ्लेक्स और बेंड देयर हिप्स एंड नीज टू अलाउ देम एन अपराइट पोस्चर। तो वजह समझ लगी क्यों करवा रहे थे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट? ताकि नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस का थोड़ा बहुत कर्व पेशेंट में आ सके। ठीक है, जी मैम। कॉजेज यही बता दी गई, ये बेसिकली ये डेफिनेशन बताई हुई है फ्लैट बैक सिंड्रोम की। रिडक्शन ऑफ द नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस प्रोड्यूस अ फिक्स सैजिटल इंबैलेंस, मतलब अपराइट इंबैलेंस इन द रिजल्टिंग इन बैक डिफॉर्मिटी। कॉजेज में एक डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, आपको पता है ना, दो आपकी डिस्क्स मौजूद होती हैं बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम्स, जो हम लोगों ने सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस में पढ़ी थी, तो उनकी डीजेनरेशन, जी बेटा बिल्कुल, तो उनके डिजेनरेशन की वजह से भी फ्लैट बैक सिंड्रोम हो सकता है, नॉर्मल कर्वेचर लॉस हो सकता है, पोस्ट लैमिनेक्टमी सिंड्रोम में हो सकता है। पोस्ट लैमिनेक्टमी बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपको पता है, अगर आपको याद हो कि आपकी वर्टिब्रल जो बोन्स होती हैं कैसी होती हैं, वर्टिब्रल बॉडी होती है,
लैमिना होते हैं और पीछे की तरफ आपकी स्पाइनस प्रोसेस होता है, Spinous ऐसा ही है। processes. तो कुछ Yes, ma'am. सर्जरीज में आपको लेमिनेक्टमी या लैमिना को काटना पड़ सकता है, ऐसी सर्जरीज में जिसमें आपको याद हो कि स्पाइनल स्टीनोसिस हो रहा था, स्पाइनल नर्व्स की इम्पिंजमेंट हो रही थी, तो उसमें हमें लेमिनेक्टमी करनी पड़ती है ताकि नर्व की इम्पिंजमेंट को दूर किया जा सके। तो लेमिनेक्टमी अगर हम जिन केसेस में कर देंगे उसमें भी लॉस ऑफ कर्वेचर हो सकता है और फ्लैट बैक सिंड्रोम हो सकती है। सिमिलरली वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स याद होंगे, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से हाइट लॉस होता है पेशेंट का और लॉस ऑफ कर्वेचर भी हो सकता है ऑफ द नॉर्मल लंबर स्पाइन। याद है वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स इन द फर्स्ट लेक्चर? यस मैम। ठीक है। एंड लास्टली एक कॉज होती है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो कि HLA-B27 जो होती है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स उनके अंडर आता है। बेसिकली ये 4-5 किस्म की डिसऑर्डर्स होती हैं, इनमें एक एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सोराइटिक आर्थराइटिस होता है, एक चीज होती है रिटर सिंड्रोम एंड सो ऑन। उसमें सबसे पहली जो एक डिजीज होती है HLA-B27 इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में वो होती है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विस को अफेक्ट करती है। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो ये इन्फ्लेमेशन जो सी है कार्टिलेज को अफेक्ट करती है, डिस्क्स को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा होता है और इंटायर स्पाइन को अफेक्ट करने की वजह से मैम फ्लैट इसमें बैक बेसिकली यही सिंड्रोम होता है ना, होता जो है। वर्टिब्रास होती हैं वो फ्यूज हो जाती है। हाँ जी मैम बेटा, इसमें फ्यूजन बेसिकली की यही वजह होता से है ना, जो होता है। वर्टिब्रास होती हैं फ्यूज हो जाती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, फ्यूजन की वजह से ये होता है बिकॉज आर्थराइटिस में हमने अल्टीमेटली बेटा क्या पढ़ा था कि लॉस ऑफ डिस्क स्पेस की वजह से फ्यूजन होती है, जी फ्लूइड मैम लॉस हो बिल्कुल। जाता है और बोनी स्पर्स बन रहे होते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट एक और बात याद रखो कि जो एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की इंसिडेंस मेल्स में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। डायग्नोसिस आप हिस्ट्री पे कर सकते हो फ्लैट बैक का, फिजिकल एग्जामिनेशन पे पता चल जाएगा और एक्सरे ऑब्वियसली करवाओगे तो आपको नजर आ जाएगा लॉस ऑफ नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस। ट्रीटमेंट आपने कैसे करवानी है? Many patients with lumbar flat back syndrome may be treated without surgery with the help of exercise routine to include aerobic fitness, weight bearing exercises। weight bearing exercises से normal lumbar lordosis वापस लाई जा सकती है and core muscle strengthening। मेन एरियाज ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर फ्लैट बैक में आप क्या करवाते हो? एक्सरसाइज टू मेंटेन अ नॉर्मल पेल्विक पोजीशन फॉर ऑप्टिमल ऑल अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन एंड फॉर एनकरेजिंग एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना बेटा कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो, बटक्स अपवर्ड मूव करें और थोड़ी कर्व आए, नॉर्मल लॉर्डोसिस आए इन द लंबर स्पाइन। ठीक है। जी मैम ठीक है। वो इसकी वजह ये थी कि अगर आप वो पिछली डायग्राम देखो जो मैंने इसमें शुरू में बताई तो आप ये देखो कि हम सब में नॉर्मली स्लाइट लंबर लॉर्डोसिस होता है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट है ना, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो स्लाइट लंबर लॉर्डोसिस की वजह से इन नॉर्मली पीपल डू हैव अ स्लाइट बटक प्रोमिनेंस। लॉर्डोसिस में ये एग्जैजरेट हो जाता है और मजीद हो जाता है और फ्लैट बैक में सीधा है और कोई भी बटक, आप देख रहे हो कोई बटक प्रोमिनेंस नहीं है, स्ट्रेट है बिल्कुल, है ना? यस मैम बिल्कुल। नॉर्मली स्लाइट लंबर लॉर्डोसिस की वजह से स्लाइट बटक प्रोमिनेंस होती है ड्यू टू स्लाइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और लॉर्डोसिस में यही चीज एग्जैजरेट हो जाती है। यही मैंने शुरू में बताया दैट फ्लैट बैक पोस्चर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एबनॉर्मल लॉर्डोसिस। ठीक है, तो ये बताइए हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी करवाओगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके थाई के पोस्टीरियर मसल्स होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करवाते हो बिकॉज दे हेल्प इन द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ऑफ द पेल्विक बोन। हिप फ्लेक्सर्स को भी स्ट्रेंथन करवाओगे बिकॉज इट आल्सो हेल्प्स इन द सेम रीजन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करवाना है। बिकॉज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट अगर आपने पेशेंट को करवाना है जिसमें फ्लैट बैक सिंड्रोम है तो उसमें एक्सरसाइज करवा के आपने करवाना होता है ताकि जो बटक है वो अपवर्ड मूव करे और lumbar lordosis increase हो सके। Exercise to improve general lower back vertebral mobility. Flat back syndrome, some patient with structural problems और curvature जिनमें बहुत ज़्यादा extreme flat back syndrome हो तो surgical reconstruction भी करवाई जा सकती है। Goal of the flat back syndrome surgery is to improve the patient's pain and spinal alignment, which is the aim or goal of every surgical procedure to go back towards normal. And this large slide is the summary of whole of the lecture, which is the curves of the spine. So you can see this is a normal kyphosis में क्या हो रहा है?
बताओ मेरे साथ साथ, पढ़ा है अभी सारा? मैम थोरोसिक की जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। यस हाँ मैम। जी, फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा हो जाती है, एबनॉर्मल। लॉर्डोसिस में क्या हो रहा है? मैम जो इंक्रीज्ड लॉर्डोटिक कर्व लंबर होता है इंक्रीज हो कर्वेचर, जाता है। नंबर कर्वेचर। इंक्रीज्ड लंबर या एग्जैजरेटेड लंबर कर्वेचर। और फ्लैट बैक में क्या हो रहा है? लॉस रिडक्शन इन ऑफ नॉर्मल नंबर लॉर्डोटिक कर्वेचर कर्वेचर। खत्म हो जाती एग्जैक्टली। है मैम। तो जरा गौर से इस डायग्राम को देखो, यही मैं बात अब बताना शुरू करी। इन नॉर्मल में देखो, नॉर्मल इंसान में चूंकि स्लाइट नॉर्मल लंबर कर्वेचर है तो बटक्स प्रोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन फ्लैट बैक में, फ्लैट बैक को कंपेयर करो इसके साथ, तो देख रहे हो फर्क? यस मैम, यस मैम, यस और मैम। इसका और इसकी ऑपोजिटनेस देखो, यस मैम, कंट्रास्ट बिल्कुल। देखो इन दोनों का। यस मैम। तो ये चीज हम इससे करवा रहे होते हैं, ये चीज इसमें अबनॉर्मेलिटी है लॉर्डोसिस में, और ये चीज हम इसमें करवा रहे होते हैं ताकि इसके अपवर्ड मूवमेंट की वजह से इस एरिया में स्लाइड इस तरह की बेंडिंग हो जाए, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया आज का लेक्चर? कोई क्वेश्चन है नो मैम। लेक्चर नो से रिलेटेड? मैम। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताना है अनाउंसमेंट, कि आपके नेक्स्ट वीक जो है आपका क्विज होगा लेक्चर 1 to 7, मंडे को ही होगा और आपके अपने टाइम स्लॉट में होगा। लेक्चर 1 to 7 है आपका, तो आप मैम पढ़ना मंडे शुरू को भी कर दो। थर्सडे को नहीं हो सकता, या मंडे को ही है होगा? बेटा मंडे को होगा, बिकॉज मैंने पिछली सेक्शन को भी यही चीज अनाउंस कर दी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है मंडे को? मैम मंडे को हमारा गायनी का वाइवा है। लेक्चर कम कर दे मैम। नहीं बेटा, लेक्चर 1 to 7 बिल्कुल नॉर्मल। मैं तो 10 देने का सोच रही थी, फिर तुम लोग का ख्याल आया तो मैंने 7 कर लिया। थोड़ा सा कर ले। मैम हमारा 1 to इंटेग्यूमेंट्री का 7 क्विज है मंडे को। किसका क्विज है? मैम मैम इंटेग्यूमेंट्री का। मंडे को मैम 2 इंटेग्यू एग्जाम पहले ही है। तो फिर इंटेग्यूमेंट्री भी थर्सडे? है और गायनाकोलॉजी मैम भी है। मैम आप गायनी और थर्सडे को रख इंटेगुमेंट्री लें। का क्विज है। ठीक है, पता चल गया। मैम थर्सडे फिर को रख लें। ठीक है, थर्सडे को फिर आप लोगों का अपना टाइम स्लॉट में होगा, ठीक है। मैं पिछले फिर ओके सेक्शन मैम। को भी ओके अनाउंस मैम। पिछले coming सेक्शन को भी अनाउंस मैम कर नेक्स्ट दूंगी मैं। थर्सडे होगा ना ये? हाँ जी, ऑब्वियसली बेटा, इस थर्सडे नहीं होगा, मैंने नेक्स्ट वीक का है आपको। अब इतनी भी मैं जालिम नहीं हूँ तुम लोगों के साथ, क्योंकि हूँ ही नहीं, ठीक है। बस मैम लेक्चर जरा लेंथी होता है, बाकी लेक्चर लेंथी नहीं है आपका, भी मैम फाइनल भी आज वाला होगा, था मिड भी बस। होगा, ठीक है। लेक्चर 1 to 7 बिल्कुल ठीक है आपके लेक्चर्स, इंतहाई इजी लेक्चर्स हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करो। इजी है, अगर इतने फाइनल सीनियर सेमेस्टर वाले बच्चों से ऐसे एक्सक्यूजेस बहुत बुरे लगते हैं कि मैम लेक्चर्स कम कर दें। ये जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ना, उन तक ठीक लगती हैं चीजें, सीनियर सेमेस्टर वालों को ऐसी चीजें सूट नहीं करती। मैम जी मैम। पैटर्न क्या होगा क्विज का? बेटा 15 to 20 एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के, ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, ओके। हाफिजा ओके शिफा अली बेटा, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है? मैम मैंने ये कहना है कि मैंने 16 को क्लास ली थी लेकिन मेरी एब्सेंट लगी हुई है। मैंने आपको मेल भी की मैंने है। आपसे कहा था कि अटेंडेंस की प्रॉब्लम आपने मेरे से इन पर्सन आके बात करनी है, ठीक है। ओके मैम। अटेंडेंस की कोई भी प्रॉब्लम है, इन पर्सन आके मेरे से बात करो। ओके। बाकी आज भी लेक्चर में कोई मुझे इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं लगी। 94 स्टूडेंट्स थे 128 में से, तो ठीक है, जिसने पढ़ना है वो आ जाता क्लास में। ओके बेटा, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लेक्चर सो दैट मैं एंड कर दूं? मैम मैंने आपको मेल की हुई है, काइंडली वो पढ़ लिएगा। उक्राश यस मैम। बेटा मैम फॉरवर्ड मैंने भी करो की दोबारा, हुई है। जी सॉरी फॉरवर्ड मैम। करो, फॉरवर्ड करो ओके मैम, मेल्स अपनी दोबारा, ठीक है। चलिए ठीक है मैम मैं भी कर दूं दोबारा? कर दो। ओके मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज। मैम।